नमस्ते। आज का सेशन शुरू करते हैं अम्ल वर्षा पर। अम्ल वर्षा क्या है? परिचय है। अम्ल वर्षा वर्षा का एक रूप है जिसका पीएच 5.6 से नीचे होता है, यानी पीएच जो है 5.6 से नीचे होता है तो वो अम्ल होता है और उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पानी के साथ बरसता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निकलने के कारण बनता है। ये प्रदूषण मानव गतिविधियों और प्राकृतिक स्रोतों दोनों से उत्सर्जित हो सकता है। अम्ल अवशोषण के दो प्रकार हैं, नम अम्ल अवशोषण और शुष्क अम्ल अवशोषण। नम अम्ल अवशोषण वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये बारिश, बर्फ, कोहरे और अन्य प्रकार की वर्षा में शामिल एसिड हैं। जमीन पर गिरते हैं तो मिट्टी और जल निकायों को अम्लीय बना देते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। शुष्क अम्ल वर्षा ये अम्लीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कणकीय पदार्थों में अमोनियम सल्फेट सीधे पृथ्वी की सतह पर जमा हो जाते हैं और प्रदूषक वनस्पतियों, इमारतों, मिट्टी, जल निकायों पर जमा हो जाते हैं। क्षति, क्षरण और संदूषण का भी कारण बनते हैं। ये हवा में ये तत्व प्रदूषक होते हैं जो हवा में निलंबित किया जा सकता है और सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। अम्ल वर्षा के कारण तो मानव जनित स्रोत हो सकते हैं। मतलब अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो मानव जनित स्रोतों से हो सकती है, प्राकृतिक स्रोतों से हो सकती है। मानव जनित में बिजली संयंत्रों, कारखानों और परिवहन में जीवाश्म ईंधनों को जलाना, औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे धातु गलाना और कोयला खनन, उर्वरक और कीटनाशक अनुप्रयोग सहित कृषि पद्धतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय गैसें निकलना और जंगल की आग से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड, जंगल की आग से नाइट्रोजन ऑक्साइड और आकाश में बिजली, उच्च तापमान वाली प्रक्रियाओं नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन होता है। बिजली कड़कती है तो उच्च तापमान वाले से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन होता है। अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थल पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जल पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये पढ़ते हैं। स्थल पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनों को नुकसान, जैसे पेड़, पत्तियां, सुई रोग और कीटों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। पेड़ पत्तियां कीटों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों का रिसाव पौधों के विकास में बाधा डालता है, यानी जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनका रिसाव हो जाता है तो पौधे विकास नहीं कर पाते। अब मिट्टी में जहरीली धातुएं जैसे एल्युमिनियम, सीसा, पारा एकत्र हो जाता है और भूजल स्तर में भी दूषित कर सकते हैं। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र, झील, नदियों में पीएच कम होने से मछली और जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सतही जल के अम्लीकरण से जैव विविधता हानि और खाद्य श्रृंखला में व्यवधान होता है। पानी में एल्युमिनियम की सांद्रता में वृद्धि, मछली की गिल की कार्यशीलता खराब होना और मछली की आबादी कम होना। मानव स्वास्थ्य पर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मौजूदा हृदय संबंधी स्थितियों का बिगड़ना, दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाना। दूषित पानी में जहरीली धातुएं, सीसा, पारा संपर्क में आने से तंत्रिका संबंधी विकासात्मक समस्याएं पैदा होना। रोकथाम, नियंत्रण, इसके क्या रोकथाम है? सो नियामक उपाय क्या है? व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। नियामक उपाय में है कि अमेरिका में स्वच्छ वायु अधिनियम और अन्य देशों में भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को उत्सर्जन को कम करने के लिए समान नियम बनाए गए हैं। और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी जैसे फ्लू गैस और अन्य कटौती प्रणालियां बनाई गई हैं। वाहनों में भी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए सख्त उत्सर्जन मानक बनाए गए हैं।
का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत क्रियाएं जीवाश्म ईंधनों की मांग को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों की कम उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। और खतरनाक कचरे का निपटान और पुनर्चक्रण करना चाहिए, प्रदूषण इससे कम होगा। व्यक्तिगत क्रियाएं थी। वैकल्पिक में जीवाश्म ईंधनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना चाहिए। हरित भवन डिजाइन को बढ़ावा देना चाहिए और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का समर्थन करना चाहिए। भारत में अम्ल वर्षा कारण प्रभाव समाधान। भारत में इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण, जीवाश्म ईंधनों की खपत में वृद्धि हुई है। जैसे सॉरी, इसका जो थोड़ी दिखाई कम दे रहा है, मैं पढ़ाती हूँ। अकुशल कोयला आधारित बिजली संयंत्र बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और ऑटोमोबाइल की बढ़ती संख्या, यानी वाहन जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन ज़्यादा होता है। भारत में प्रभाव क्या है, ताजमहल पर प्रभाव सबसे अधिक है। अम्ल वर्षा के कारण आगरा की यूनेस्को विश्व धरोहर ताजमहल को नुकसान हो रहा है। से अम्ल प्रदूषक अम्ल प्रदूषक हैं जो वो सफ़ेद संगमरमर को नष्ट कर रहे हैं, जिससे संरचना उसकी क्षतिग्रस्त हो रही है। अम्ल वर्षा संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया करते हैं। वो जो अम्ल हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करते हैं और जिप्सम बनाते हैं, तो अम्ल जो संगमरमर की परत है वो कमज़ोर हो सकती है। जटिल नक्काशी जो है ताजमहल में स्थायी सुविधा का ह्रास होता है और दीर्घकालिक तक उसका संरक्षण फिर नहीं हो पाएगा, उसके लिए खतरा है ये। भारत के लिए समाधान क्या है, तो समाधान में नियामक उपाय हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन मानक और उद्योग और वाहनों उत्सर्जन मानकों को लागू करना चाहिए, कि वाहनों का उपयोग और उद्योगों पर भी मानक लागू हों। बिजली संयंत्रों, कारखानों, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना को अनिवार्य बनाना चाहिए। प्राकृतिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर सार्वजनिक जागरूकता, यानी अम्ल वर्षा के कारण प्रभावों को सार्वजनिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए और उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यक्तिगत कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण की जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना चाहिए और स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शिक्षा के साथ शामिल किया जाना चाहिए। प्रदूषण के स्तर के बारे में जनता को सूचित रखने के लिए वायु गुणवत्ता मानक होता है, वायु गुणवत्ता निगरानी और रिपोर्टिंग करना चाहिए। पुनः स्थापन और संरक्षण, तो ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को अम्लीय वर्षा की क्षति की मरम्मत के लिए पुनः स्थापन योजना चलानी चाहिए कि उनका पुनः स्थापन हो। अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए कमजोर सतहों का सुरक्षात्मक कोटिंग उपाय लागू करना चाहिए, जो सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए अम्ल वर्षा के लिए। औद्योगिक विकास और वाहन यातायात को सीमित करने और स्थानीय प्रदूषण को कम करने के लिए सांस्कृतिक विरासत स्थलों के आसपास बफर जोन स्थापित करना चाहिए। सतत विकास को बढ़ावा देना में शहरी नियोजन को प्रोत्साहित करना, जिसमें हरित स्थान, सार्वजनिक परिवहन, बुनियादी ढांचा, पैदल यात्री अनुकूल डिजाइन शामिल हो। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करना चाहिए। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और नीतियाँ लागू करना चाहिए, यही है। अब ताज टेम्परेचर जोन क्या है, ये ताजमहल के पास बनाया गया है। ताज टेम्पेजियम भारत में आगरा में ताजमहल के आसपास एक परिभाषित क्षेत्र बनाया गया है, जो 10,000
412 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ताज ट्रेपेजियम आकार का क्षेत्र जो है एक अन्य ऐतिहासिक इमारतों को प्रदूषण और विशेष रूप से अम्ल वर्षा और वायुजनित कारणों से हानिकारक से बचाने के लिए स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर जिले हिस्से में शामिल हैं। ताज टेम्पलेट जोन जो है 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जवाब में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और ताजमहल को संरक्षित करना था। ऐसे कई उपाय अनिवार्य हैं जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करना और स्थानांतरित करना शामिल था और स्वच्छ ईंधन उपयोग को प्रोत्साहित करना, परिवहन में स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित करना, वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू करना, वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण के खिलाफ बफर बनाने के लिए हरित स्थानों और वनीकरण को बढ़ावा देना, वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्री अनुकूल क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो थैंक यू दोस्तों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।